Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is part 7th of your chapter Climate, Vegetation and Soil. और इस लेक्चर में हम कोपेन स्कीम से रिलेटेड अकॉर्डिंग जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इंडिया के वो देखने वाले हैं। देखिए ये टेबल तो आप प्लीज रट लीजिएगा, आप जैसे भी रटे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कोई भी इसमें निमोनिक आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये रटना पड़ता ही है, हमने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो AMW का सिंबल है ना ये रिप्रेजेंट करता है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। मॉनसून में क्या हो रहा है, बारिश होती है, लेकिन जब मॉनसून में एक छोटा सा ड्राई सीजन आता है उसको बोलते हैं मॉनसून विद ड्राई सीजन। रिप्रेजेंट किया गया है AMW से। ये कहां कहां पे है, आपका वेस्ट कोस्ट है ना इंडिया का, साउथ ऑफ गोवा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। ये जैसे कि आपका यहां पे गोवा है तो गोवा के साउथ में और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, AS को किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, मॉनसून विद ड्राई समर। तो जब मॉनसून ड्राई समर के साथ आता है उसको AS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा है आपका, कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, AW क्या है, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रिपिकल लिखा हुआ ट्रॉपिकल सवाना होगा। ठीक है, ये जितना भी पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया है ना उसका मोस्टली पार्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का साउथ वाला पोर्शन जो है आपका ट्रॉपिकल सवाना है। ठीक है, फिर B कैपिटल, S कैपिटल, H स्मॉल, W स्मॉल, तो BSHW जो है वो आपको सेमी एंड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कहां कहां पे आपका, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में, कुछ पार्ट्स वेस्टर्न राजस्थान के और पंजाब के। ठीक है, फिर BWHW जो है हॉट डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, आपको पता है हॉट डेजर्ट है, ये एग्जाम इसके एरियाज हैं। फिर CWG जो है वो मॉनसून विद ड्राई विंटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गंगा प्लेन वाला रीजन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, और फिर मोस्ट ऑफ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये आपका आएगा। ठीक है, फिर DFC यानी कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा। और E जो है वो पोलर टाइप, सबसे इजी है, E है पोलर टाइप के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठंडा वाला जो भी रीजन है। ठीक है, तो ये टेबल प्लीज याद कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। अब मॉनसून और हमारे इंडिया के इकोनॉमिक लाइफ का क्या रिलेशन है, यानी मॉनसून से हमारे इंडिया के इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मॉनसून ही एक वो एकमात्र कारण है ना जिससे मान के चलिए हमारा पूरा एंटायर जो एग्रीकल्चर का साइकिल है वो डिपेंड करता है। खेती बाड़ी हमारी मॉनसून के ऊपर ही घूमती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लगभग 64% इंडिया के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो खुद किस पे डिपेंडेंट है, साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर। तो कितना परसेंटेज ऑफ लोग मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हैं, समझ में आ रही है बात। हिमालय को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं कंट्री के, उनका टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है कि वो क्रॉप्स ग्रो कर सके और प्लांट्स ग्रो कर सके थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब हिमालयस वाला वो रीजन है उसको छोड़ दें अगर, तो बाकी कंट्री का पूरा जो भी पार्ट है उसमें हम लगभग हर पूरे साल भर एक ऐसा टेम्परेचर हमारे पास होता है जिसमें कुछ ना कुछ क्रॉप्स हम ग्रो कर पाते हैं। तीसरा क्या है, मॉनसून क्लाइमेट में जो रीजनल वेरिएशंस है, ठीक है, इसकी वजह से अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर रेनफॉल में वेरिएबिलिटी है, यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है, तो कभी ड्रॉट हो रहा है, कभी फ्लड आ रहा है हर साल कंट्री में, तो ये भी इकोनॉमिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ाता है। क्योंकि जहां पे ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो रही है, जहां बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है अगेन वहां पे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड करता है कि कितने प्रॉपर टाइम पे और कितना एडिक्वेट रेनफॉल मिल रहा है इंडिया के कॉन्टिनेंट को। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहां पे इरिगेशन के कोई मींस डेवलप नहीं हुए हैं, है ना। तो ये इस वजह से भी मॉनसून पे लोग डिपेंड करते हैं और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर सडन मॉनसून बर्स्ट होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर सडन मॉनसून बर्स्ट है तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी एक साथ आएगा और बहुत ज्यादा पानी क्या लेके आएगा, सॉइल इरोजन, है ना। तो लार्ज एरियाज इंडिया के सॉइल इरोजन से ग्रसित हो जाएंगे, तो अगेन खेती बाड़ी में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें हैं। ठीक है,
टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो विंटर रेनफॉल आता है आपके नॉर्थ इंडिया में, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है राबी क्रॉप्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो अगेन यहां पे भी डिपेंडेंसी हमको दिख रही है। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से विंटर, सर्दियों में जो बारिश होती है वो राबी क्रॉप्स के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या राइस एक राबी क्रॉप है या खारिफ क्रॉप है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और 2 ऐसे राबी क्रॉप्स के नाम बताइए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। देन 8th पॉइंट क्या कह रहा है, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन जो है इंडिया में इज रिफ्लेक्टेड इन वास्ट वेराइटी ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड हाउस टाइप्स। तो क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, आपको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड, खान पान, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह का हाउसिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप हिल स्टेशन में जाओगे तो अलग टाइप का आपको हाउसिंग पैटर्न दिखेगा, राजस्थान तरफ जाओगे तो अलग हाउसिंग पैटर्न मिलेगा, सदर्न इंडिया में जाओगे तो अलग टाइप का हाउसिंग पैटर्न मिलेगा। सिमिलरली क्लोथ्स भी डिफर करते हैं एंड खान पान भी। तो ये क्लाइमेट वेरिएशन के कारण होता है। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब आपने अपना कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया है अर्थ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज आपको पता है कि ये नेचर का लॉ है, ठीक है, हर जगह चेंजेस होते ही है। और क्लाइमेट ने भी पास्ट ईयर्स में लोकल लेवल्स पे, ग्लोबल लेवल्स पे काफी सारे चेंजेस देखे हैं। ठीक है, इट इज चेंजिंग इवन नाउ, अभी भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो चेंज है वो इम्परसेप्टेबल है। यानी कि इम्परसेप्टेबल का मतलब जो चेंजेस बहुत स्लो है, ग्रेजुअल है, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं कुछ टाइम पहले सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो अर्थ था वो आइस से ढका हुआ था बहुत टाइम पहले। अब आप ये ग्लोबल वार्मिंग पे डिबेट्स और ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो नेचुरल कॉजेस को अगर साइड में रखते हैं हम, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूटिंग गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो ये सारी चीजें इस वजह से हो रही है। जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है ना वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ये जो गैस है ये एटमॉस्फेयर में लार्ज क्वांटिटी में रिलीज किया जा रहा है। कैसे? आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो, कोयला बर्न करते हो, पेट्रोल बर्न करते हो, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। और बाकी गैसेस जैसे कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए आपके? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें मिलकर आपका ग्रीन हाउस गैसेस बना रही। ये गैसेस जो होते हैं ना, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस के अब्जॉर्बर्स होते हैं, ठीक है, दैन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो मीथेन है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये सब क्या कर रहे हैं ना, आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन को काफी ज्यादा अब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, मैं एक बार आपको समझा देती हूं। सपोज करो ये आपका सन है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो सन जो रेडिएशन अर्थ पे भेजती है ना, उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, आई एम सॉरी, इसको कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, सन से डायरेक्टली जो अर्थ पे रेडिएशन आ रहा है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। और अर्थ को जितना चाहिए वो उतना अब्सॉर्ब करती है और बाकी को एटमॉस्फेयर से बाहर कर देती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, और ये वाला बाहर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाला बाहर नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जितना ज्यादा यूज हो रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अगर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन ही अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाए एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा,
ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, यानी अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यही बात कह रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो गैसेस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी आपके आइस कैप्स हैं, माउंटेन के ग्लेशियर्स है, ये सब मेल्ट करके आसपास के वर्ल्ड के ओशियंस का लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं। कितने सारे ऐसे एरियाज थे जिसपे पहले लोग रहते थे, लेकिन अब वो पानी का लेवल बढ़ने के कारण सबमर्ज हो चुके हैं और वहां से पूरा हैबिटेशन ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हमारा जो एनुअल सरफेस टेम्परेचर का मीन है ना अर्थ पे, पास्ट 150 इयर्स का अगर हम ले, वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर लगभग ईयर 2100 तक ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर में राइज है ना, ये क्या करेगा, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा। एक तो आपके सी लेवल में राइज लेकर के आएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, सी आइस मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वार्मिंग हो रही है। इस करंट प्रिडिक्शन के हिसाब से जो आपका एवरेज सी लेवल है ना, वो 48 सेंटीमीटर से राइज करेगा बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। सोचिए कि क्या हालत होगी, ठीक है। ये जो है एनुअल फ्लडिंग में इंक्रीज लाएगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो इंसेक्ट बोर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया और ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। क्लाइमेटिक बाउंड्रीज में शिफ्ट आएगा, है ना। कुछ रीजन्स को बहुत ज्यादा वेटर बनाएगा, कुछ को बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा। एग्रीकल्चर पैटर्न भी शिफ्ट होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन भी शिफ्ट होगा। इकोसिस्टम जो है एक बहुत भयंकर चेंज से गुजरने वाली है, ठीक है। ये जो होगा व्हाट वुड हैपन टू द इंडियन सी कोस्ट इफ द सी लेवल राइजेस बाय 50 सेंटीमीटर अबव द प्रेजेंट वन। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर ये प्रॉब्लम आती है, अगर इंडियन सी कोस्ट जो है 50 सेंटीमीटर और उससे ऊपर बढ़ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइजेस आपके पास है, बहुत सारी जगहों पे इसके आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं नहीं करा रही हूं क्योंकि चैप्टर समझ में आया है, तो आप खुद से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्रा 247 पे जाके वहां भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।